जेठ महीने के आग उगलते मौसम में गोविंद जी आंगन में रखी चारपाई पर लेटे हुए थे। पसीने से तरबतर आसमान की ओर निहारते हुए वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करते हुए लगातार आंसू बहा रहे थे। वैसे तो रात के 2 बजे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद गायब थी। नींद आती भी तो कैसे, सुबह से अनाज का एक दाना तक उनके मुंह में नहीं गया था। अब तो उनके पेट की आंतें भी खाने की गुहार लगा रही थी। गोविंद जी धीरे से रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगे, लेकिन खाने के लिए कुछ पड़ा ही नहीं था। फिर थोड़ा सा दूध पीने की इच्छा से उन्होंने फ्रिज खोला तो दूध का बर्तन भी खाली पड़ा था। बुझे मन से गोविंद जी ने एक गिलास पानी पीकर ही वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गए। एक तो इतनी भयंकर गर्मी और दूसरा भूख से परेशान होकर बेबस दाएं बाएं करवट बदल रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब बहू उन्हें खाने के लिए कुछ दे। गोविंद जी के कमरे में पंखा नहीं लगा था, जिस कारण वे आंगन में चारपाई पर सोते थे। वहीं दूसरी ओर उनका बेटा बहू संजीव और रीना अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। दरअसल कल रात को बेटा बहू शादी में गए हुए थे और रात को वहीं से डिनर करके घर लौटे थे। गोविंद जी के लिए उनकी बहू ने सुबह की बची हुई 2 बासी रोटियां रख दी थी और अपने ससुर को ये कहकर चली गई कि चाय बनाकर उसके साथ वह रोटियां खा लेना। अक्सर ऐसा ही होता था। उनकी बहू रीना रात की बची हुई रोटियां गोविंद जी को खाने में दे दिया करती थी और अब तो गोविंद जी को इस चीज की आदत भी पड़ चुकी थी। बहू के कहने पर उन्होंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और बेटा बहू शादी की दावत खाने चले गए। रात के समय जब गोविंद जी को भूख लगी तो खाना लेने के लिए वे रसोई में गए, लेकिन जैसे ही रोटी निकालने के लिए उन्होंने डिब्बा खोला तो देखा कि रोटी में से बदबू आ रही थी। लेकिन भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो खाने को कुछ नहीं दिखा। रात के करीब 12 बजे बेटा बहू शादी से घर वापस लौटे, लेकिन गोविंद जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे अपनी बहू को इस समय खाना बनाने के लिए कहे। इसलिए वे चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटे रहे और बेटा बहू अपने कमरे में सोने चले गए। जैसे जैसे रात बीत रही थी, गोविंद जी की भूख बढ़ती जा रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई। सुबह कुकर की सीटी बजने के साथ उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू रीना रसोई में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से गोविंद जी की भूख और भी तेज हो गई। दिल को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। ये सोच ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में एक कड़कती हुई जोरदार आवाज आई और वे अंदर तक कांप गए। कितनी देर लगा दी आपने उठने में? इतनी देर में भी कोई सोता है क्या? गोविंद जी ने अपनी बहू की ओर देखा तो गर्म चाय का प्याला गोविंद जी के हाथ में थमाते हुए बोली, जल्दी से ये चाय पी लीजिए और घर के काम में मेरी मदद करवाइए। 2 दिन के मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो दीजिए और छत पर सूखने डाल दीजिए। और जब ये काम हो जाए तो सारे घर की झाड़ पोंछ भी करनी है। और हाँ, जरा तेजी से हाथ चलाना, घर पर मेरे मायके वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निपट जाना चाहिए। एक के बाद एक बहू बातें बोलती जा रही थी, लेकिन रात से भूखे गोविंद जी बहू के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाए। एक कप चाय पीकर ही उन्होंने अपने आप को दिलासा दिया और बाथरूम के रखे कपड़े धोने के लिए चले गए। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उनसे इतना काम नहीं किया जाता था, परंतु वे मजबूर थे। सारा काम करने के बाद गोविंद जी हाँफते हुए अपनी बहू के पास आए और बोले, बहू, घर का सारा काम मैंने कर दिया है। अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। रात से कुछ नहीं खाया। रात को जो रोटियां तुमने खाने के लिए रख कर गई थी, सुबह से बासी होने के कारण उनमें से बदबू आ रही थी, इसलिए मैं उन रोटियों को नहीं खा पाया। तभी बहू तपाक से बोली, अच्छा,
आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? हे भगवान, अभी इल्जाम लगाना भी बाकी रह गया था मुझ पर। शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक मेरे मायके वाले आकर खाना नहीं खा लेते, तब तक मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। अगर खाना कम पड़ गया तो, अगर कुछ बच गया तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। अब यहाँ मेरे सर पर मत खड़े रहिए। ऐसा कहते हुए रीना ने गोविंद जी के हाथ में एक बिस्किट का पैकेट थमाया और बोली, अपने कमरे में जाकर इन्हें खा लेना, और जब तक मेरे मायके वाले आकर चले नहीं जाते तब तक वहीं बैठे रहना। यहाँ इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आंगन में से अपनी चारपाई भी उठा लीजिए। मेरे घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा हुआ है। गोविंद जी का मन तो हुआ कि अपनी बहू की कड़वी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गए कि बेटे के आते ही बहू हंगामा खड़ा कर देगी और बेटा संजीव भी बहू की बातों में आकर फिर से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ कर आने की धमकी देने लगेगा। जब वह बेटे की शादी की, उसे अपने बूढ़े बाप की तकलीफें नजर कहाँ आती हैं। वह तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही बातें सुनता है। इसीलिए गोविंद जी ने चुपचाप चारपाई उठाकर अपने कमरे में रख दी और वहीं आकर बैठ गए। सोचने लगे कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थी, तब जाकर हमारा बेटा संजीव हमें मिला था। हम लोग तो यही सोचते थे कि बुढ़ापा में हमारा बेटा हमारी लाठी बनेगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी के अलावा न तो कुछ दिखाई देता है और न ही उसकी बातों के अलावा कुछ सुनाई देता है। कभी एक पल भी निकाल कर मेरे पास बैठकर इतना तक नहीं पूछता कि पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं। अब तो जब भी मुंह से कुछ बोलता है बस आग ही उगलता है। बेटा बहू जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अब भी मुझे खा जाएंगे। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे के लिए? अरे था ही क्या मेरे पास, सिर्फ 2 कमरों का घर और एक छोटी सी खिलौनों की दुकान। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए एक बड़ा कारोबार खड़ा करूंगा। उसके होने के बाद मैंने दोगुनी मेहनत की और लगातार 10 साल की मेहनत से एक छोटी सी दुकान को शोरूम में तब्दील कर दिया। उसके लिए बड़ा सा घर बनवाया और व्यापार की एक एक बारीकी उसे सिखाई, जिसके कारण आज संजीव एक अच्छा व्यापारी बन बैठा है। उसके बाद उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी भी करवा दी और बहू घर में आ गई। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। तब तो मेरी पत्नी शारदा भी जिंदा थी, लेकिन अचानक उसे डेंगू बुखार हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद मेरी पत्नी शारदा मुझे छोड़कर चली गई। तब तक शारदा मेरे साथ थी, तब तक इस घर का मुखिया हुआ करता था। बेटा बहू कितना मान देते थे मुझे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं दुकान संभालता था और मेरी पत्नी अपनी बहू के साथ घर के सारे काम संभाल लेती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो जैसे बेटा बहू पर बोझ बन गया। धीरे धीरे बेटे ने दुकान पर कब्जा किया और बहू ने पूरे घर पर। उन्होंने मुझे एक कमरे तक सीमित कर दिया। अपने ही घर में मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत क्या खराब हुई, बेटे तो मुझे दुकान पर बैठने से ही मना कर दिया, ये कहकर कि आप बूढ़े हो गए हैं, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा। अब दुकान पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान में बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने दुकान पर कब्जा जमा लिया। जेब में कुछ रुपए होते तो बाहर से ही खाने को कुछ खरीद लेता, लेकिन बेटा मुझे 1 रुपया तक नहीं देता और बहू खाने को कुछ नहीं देती। सोचते सोचते गोविंद जी फूट फूट कर रोने लगे। गोविंद जी की पत्नी शारदा को गुजरे हुए 10 साल बीत चुके थे और बेटे बहू का रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। गोविंद जी के बेटे ने उन्हें बूढ़ा करार देकर दुकान आने से तो मना कर दिया, लेकिन बहू
अपने बेटे ससुर से घर के सारे काम करवाने लगी। घर की साफ सफाई, झूठे बर्तन और कपड़े तक उनकी बहू उनसे धुलवाती हैं, और यदि वे कुछ कहते हैं तो घर में कलह कलेश शुरू कर देती हैं। और इसी कलेश की वजह से गोविंद जी आज तक चुप रहे, चुपचाप काम करते आ रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ उनके बेटे और बहू का व्यवहार तो बद से बदतर होता जा रहा था, लेकिन बेटे और बहू को उन पर इतनी भी दया नहीं आई कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है तो घर का इतना काम वह कैसे कर पाएंगे। लेकिन गोविंद जी का एक पोता भी है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। जब उनका पोता छोटा था तब गोविंद जी अक्सर उनके साथ खेल कूद किया करते थे, और उनके पोते अजय को भी अपने दादाजी के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर दादाजी कभी उसे पार्क में घुमाने ले जाया करते तो कभी बाजार में। दादा पोते में प्यार इतना था कि जब तक रात में अपने दादाजी से वह कहानी नहीं सुन लेता था तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। स्कूल के आने के बाद भी अजय अपने स्कूल की सारी बातें अपने दादाजी के साथ साझा किया करता था। अजय बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए स्कूल खत्म होते ही माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। जब ये अजय पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था तब से गोविंद जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि उनका पोता भी एकमात्र था जिसके संग बात करते गोविंद जी अपने सारे गम भूल जाया करते थे। अजय ही अपनी दादाजी की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखा करता था। अपने कमरे में बैठे गोविंद जी अतीत के पन्ने पलटते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वे अपनी यादों के समुंदर से बाहर आए। वे समझ गए कि बहू के मायके वाले आ चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलकर कुछ देखने की इजाज़त नहीं थी। बाहर से खूब हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी और जोर जोर से नाश्ता पानी भी चल रहा था। रात से भूखे गोविंद जी अपने कमरे में बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कब बहू के मायके वाले खाए तो उन्हें भी कुछ खाने को मिले। बहू के मायके वालों को आए 2 घंटे हो चुके थे। तब सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया और सब उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। उधर गोविंद जी पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब तो पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए पानी लेने के लिए जैसे ही वे अपने कमरे से बाहर रसोई में गए, तभी रसोई में खड़ी बहू की माँ बहू से बोली, अरे रीना, तू अपने ससुर से भी कुछ काम काज करवाती हैं या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हैं। नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं। अब ये बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत काम तो करवा लेती हूँ, नहीं तो बैठे बैठे मुफ्त में खाना थोड़ी खिलाऊंगी, रीना बोली। बातें करते हुए दोनों हंसने लगी और बाहर चली गई। गोविंद जी रसोई में खड़े खड़े अपनी बहू और समधन की बातें सुन रहे थे। उनके शब्द गोविंद जी के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि दिल तो करता है अभी बोल दूं कि मैं तुम लोगों की कमाई नहीं खा रहा, ये दुकान, ये बड़ा सा घर, सब कुछ मेरा खरीदा हुआ है। सोचते सोचते गोविंद जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और रसोई घर में चारों तरफ पानी फैल गया। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर बहू भागती हुई आई और रसोई घर में चारों तरफ पानी गिरा देख जोर से चिल्लाते हो बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती, जब मैंने आपको रसोई में आने से मना किया था फिर क्यों आए रसोई में, पूरी रसोई गंदी कर दी, चलिए अब जल्दी से साफ कीजिए। बहू का इस तरह से जोर जोर से चिल्लाना क्या कम था कि उनका बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ आया, पिताजी, जब रीना ने आपको यहाँ आने से मना किया था तो फिर रसोई घर में क्यों आए। अरे पूरे घर में इधर उधर घूमना क्या जरूरी है आपका, ये जगह पर बैठा नहीं जाता, सारा मज़ा खराब कर दिया, बेटा बोला। ऐसा कहते हुए बेटा बहू पैर पटकते हुए चले गए। भूखे रहने के दर्द इतना था कि जितना अपने बच्चों से जिल्लत भरी बातें सुनने का दर्द था।
आज गोविंद जी पूरी तरह से टूट चुके थे। भरी आंखें लिए कांपते हाथों के साथ उन्होंने रसोई साफ की और नजरें झुकाए अपने कमरे में चले गए। अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगे। खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए और गोविंद जी अभी तक अपने खाने का इंतजार कर रहे थे कि बहू कुछ खाने को दे दो, लेकिन बहू तो रसोई बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। गोविंद जी बहू को आवाज़ देते हुए बोले, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तो बेटा बहू दोनों ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी, आज आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर चुपचाप इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अपने बेटे की ये बात सुनकर गोविंद जी अंदर तक पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए, लेकिन अभी अपमान भी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपना संदूक खोला। संदूक में उनके पुराने पर्स में कुछ पैसे रखे थे। वे पैसे निकालकर उन्होंने अपनी जेब में डाले और अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। बेटे बहू ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने रोककर इतना नहीं पूछा कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं। गोविंद जी के जेब में कुल मिलाकर 100 रुपये पड़े थे। चलते हुए वे सोचते जा रहे थे कि इन 100 रुपये से वे क्या कर सकते हैं। भूख भी बड़े जोर से लगी थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले 50 रुपये से एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया और पेट की भूख शांत की। गोविंद जी शुरू से ही एक सफल व्यापारी थे। वे बूढ़े जरूर हो चुके थे, लेकिन दिमाग अब भी बिजनेसमैन वाला ही था। बाकी के बचे 50 रुपये हाथ में लेकर सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भूख पेट न सोना पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने बचे हुए पैसों से कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे और एयरपोर्ट के बाहर जाकर आने जाने वालों को चिप्स बेचने के लिए खड़े हो गए। काफ़ी देर तक चिप्स खरीदने के लिए कोई नहीं आया। गर्मी में खड़े खड़े वे पसीने से भीग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे उनके चिप्स के पैकेट बिकने लगे और शाम होते तक सारे चिप्स के पैकेट बिक गए। उन्हें 50 रुपये का फायदा भी हो गया। रात होने को थी तो घर लौटते हुए उन्होंने रास्ते में ढाबे से खाना खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर बहू तो खाने को कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए खाना खाकर वे घर लौट आए। अब हर रोज़ गोविंद जी ऐसा ही करने लगे। वे बूढ़े जरूर हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सुबह घर के सारे काम करने के पश्चात गोविंद जी रोजाना चिप्स के पैकेट बेचने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाकर खड़े हो जाते। बेटा बहू तो वैसे भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह भी उनसे कभी नहीं पूछते कि आप इतने समय के लिए कहाँ जाते हैं। गोविंद जी के पास अपना खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे। उन्हीं पैसों से वह भरपेट खाना खा लेते और कुछ पैसे बचा भी लेते। अब उन्हें हर छोटी मोटी चीज़ के लिए अपने बेटे बहू के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। ऐसा करते करते 8 महीने बीत गए। 8 महीने बाद गोविंद जी के पोते अजय की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने मम्मी पापा और दादाजी को सरप्राइज देने के लिए भारत वापस आ रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहा था कि मुझे अचानक अपने सामने देखकर मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे और दादाजी तो मुझे गले से लगा लेंगे। आखिर इतने सालों के बाद वह अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे। अजय के साथ उनका एक दोस्त भी इंडिया वापस आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अजय अपने दोस्त को अपने दादाजी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसके विदेश जाने की बात सुनते ही उसके दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे। आज उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जैसे ही अजय अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला तो गेट के बाहर उनके दादाजी बहुत से चिप्स के पैकेट हाथ में लिए बेच रहे थे और रह रहकर अपने रुमाल से पसीना पोंछ रहे थे। उसी समय अजय के दोस्त ने कहा,
अजय, ये तो तुम्हारे दादाजी लग रहे हैं। वे दोनों गोविंद जी के नज़दीक गए। जाकर देखा तो अजय की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह सचमुच उसके दादाजी ही थे। दादाजी आने जाने वाले लोगों को बुलाकर चिप्स के पैकेट खरीदने की गुजारिश कर रहे थे। जैसे ही अजय उसके पास आया तो बिना देखे ही उन्होंने कहा, ये चिप्स खरीद लो बेटा, 10 रुपये का एक पैकेट है, बताओ कौन सा चाहिए। उसी समय अजय की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भरे गले से अजय बोला, मुझे तो बस मेरे दादाजी चाहिए। अपने पोते की आवाज़ सुनकर गोविंद जी ने जैसे ही नजरें उठाई तो सामने उनका पोता अजय खड़ा था। दोनों दादा पोते एक दूसरे से कसकर गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। पास में खड़ा अजय का दोस्त भी ये सारा नज़ारा देख रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। फिर अजय ने अपने दादाजी की ओर गौर से देखा। वह पहले से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। उनके चेहरे को देखते ही उसे प्रतीत हुआ कि मानो उन पर वेदनाओं के पहाड़ टूट चुके हो। भरे गले से उसने पूछा, दादाजी, लेकिन आप यहाँ ऐसी हालत में चिप्स क्यों बेच रहे हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। अब आपको चिप्स बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्यों उन्होंने आपको ये सब करने से मना नहीं किया? देखिए कितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है और आप पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पहले ही अपनी दादी को खो चुके अजय के मुंह से अपनापन और प्यार भरे शब्द सुनकर गोविंद जी फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही गोविंद जी ने अपने पोते को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में सब कुछ बताया तो अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। आज तक वह अपने जिन माता पिता को भगवान का दर्जा देता आया था, उनकी करतूत सुनकर वह दंग रह गया। इंसान के भेष में कोई शैतानी जैसी हरकत कर सकता है, ये बात उसे मालूम नहीं थी। लेकिन अब अजय ने ठान लिया था कि जिन्होंने उसके दादाजी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, उन्हें वह सबक सिखा कर रहेगा। सबसे पहले वह अपने दादाजी को एक बढ़िया होटल में लेकर गया। वहाँ पर उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और उनके लिए एक आरामदायक कमरा बुक करवा दिया। उनकी सभी ज़रूरत की चीज़ें उनके पास रख दी। थोड़ी देर उसके साथ समय बिताकर उसने कहा, दादाजी, आप यहाँ आराम से रहिए, मैं बीच बीच में आकर आपसे मिलता रहूँगा। आपके लिए खाना वेटर आकर आपके कमरे में देगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर अजय अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही अजय घर पहुंचा तो उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और बोली, अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम भारत वापस आ रहे हो। हमें बताते तो हम तुम्हारे स्वागत की तैयारी करते। फिर अजय अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, लेकिन अगर मैं पहले बता देता तो मैं वह सब कैसे देखता जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। तभी रीमा जल्दी से अपने पति को आवाज़ लगाते हुए बोली, अजी देखिए तो हमारा बेटा आया है, कुछ ही सालों में कितना बड़ा हो गया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए जैसे ही रीना अपने बेटे को गले लगाने लगी, तभी अजय ने अपनी माँ का हाथ पीछे झटक दिया और बोला, माँ, पहले मुझे ये बताओ कि दादाजी कहाँ हैं? वह घर में नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा कहते हुए अजय अपने दादाजी के कमरे में चला गया, लेकिन दादाजी वहाँ नहीं थे। ये उसे भी मालूम था। वह बस अपने माता पिता के सामने नाटक कर रहा था। तभी रीना घबराई सी उसके पीछे पीछे आ गई और फीकी सी हंसी लिए बोली, अरे बेटा, तुझे तो मालूम है तेरे दादाजी कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, बस सारा दिन खाते पीते रहते हैं और अपने कमरे में पड़े पड़े बोर होते रहते हैं। इसलिए हमने ही उन्हें कहा था कि कभी कभार बाहर भी चले जाया करो, नहीं तो हड्डियां जाम हो जाएगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अजय की हैरानी का ठिकाना न रहा। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन गोविंद जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। तब अजय ने अपने माता पिता से पूछा, पापा, दादाजी अभी तक घर क्यों नहीं लौटे?
क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहे हैं? संजीव ने जवाब दिया, अरे बेटा, कभी कभी तेरे दादाजी अपने दोस्त के घर चले जाते हैं तो वहीं पर 1-2 दिन लगा देते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगले दिन जब सुबह अजय तैयार होकर अपने दादाजी से मिलने होटल निकल गया, वहां उसने उनके साथ बैठकर खाना खाया और उन्हें हिम्मत देते हुए बोला, दादाजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद अजय अपने दादाजी को लेकर घर पहुंचा। उनके बेटा बहू उन दोनों को एक साथ देखकर हक्का बक्का रह गए। तभी रीना ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हें दादाजी कहाँ मिले? अजय ने अपने चेहरे पर नफरत लिए अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, आपने तो मुझे सही ढंग से बताया नहीं कि दादाजी कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने अपने दादाजी को ढूंढ ही लिया। बेटे की बात सुनकर दोनों माता पिता उससे नजरें चुराने लगे। अजय बोला, शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए। कितने एहसान फरामोश लोग हैं आप, झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि कल मैंने एयरपोर्ट के बाहर अपने दादाजी को चिप्स के पैकेट बेचते हुए देखा। अगर मैंने ये सब न देखा होता तो आपकी असलियत मेरे सामने आती ही नहीं। कहा जाता है कि महिलाएं नरम दिल की होती हैं, लेकिन आप एक औरत होकर अपने पिता समान इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और पापा, आप अपने पिता को सताकर तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बेटा होते हुए आप अपने बूढ़े पिता की तकलीफ नहीं समझ पाए। कल को अगर यही सलूक मैं आप दोनों के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? और आप शायद ये भूल गए हैं कि ये बड़ा सा घर और दुकान जिस पर आप कब्जा करके बैठे हों, वह सब मेरे दादाजी का है। और अपने इन्हीं पिता को आपने रात की बची सूखी रोटियां खिलाई, उनके कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाया। अरे ऐसा सलूक तो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता, जैसा आपने अपने पिता के साथ किया है। इस बात की तो सजा आपको मिलनी ही चाहिए। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर घर पहुंच गए। अजय बोला, यहाँ आने से पहले हमने आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इंस्पेक्टर को देखते ही संजीव और रीना पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसी समय एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई और अपने गाल पर पड़े तमाचे के कारण संजीव जमीन पर गिर गया। तभी गोविंद जी बोले, अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना ज़्यादा बेहतर है। इन दोनों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिता के मुंह से ये बात सुनते ही वे दोनों माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती बाहर की ओर ले जाने लगे, तभी गोविंद जी ने देखा कि उनके पोते अजय की आंखों में आंसू थे। उसी समय उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने संजीव और रीना को चेतावनी देते हुए, बुढ़ापा तो सभी को आना है। अब आपके पिताजी बूढ़े हैं, कल आपको लोग भी बूढ़े होंगे। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इतना कहकर इंस्पेक्टर चले गए और अजय अपने दादाजी से गले लग पड़ा। उन दिन के बाद से गोविंद जी के बेटा बहू उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत और खाने पीने का ध्यान रखना बहुत अच्छे से रखने लगे। अब गोविंद जी अपने घर पर बहुत शांति से रहते और हर पल अपने पोते को आशीर्वाद देते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।